From sales to service, the Woodhouse team provides insights and solutions to get you on the road faster and keep you on it. And if you're looking for the extras like accessories, extended warranties, or service contracts, they've got those also. Plus, they'll tailor the experience to you, from shopping and buying at home or the more traditional route at one of the 18 conveniently located dealerships, bringing you more every time. Shop with Woodhouse. नमस्कार दोस्तों, फिल्म की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी, और हम लोग सीजन 2 लेकर आए हैं, यानी कि फिल्म की बात 2.0 लेकर आए हैं स्पॉटिफाई पर। इस बार फिर हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। हम लोग फिल्म्स के अलग अलग मूवीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिल्म की बात होगी बेसिकली। तो हम लोग आज जिन फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं वो है ऊंचाई, भेड़िया और खाकी। खाकी एक वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे आई है। ऊंचाई सूरज बड़जात्या की फिल्म है जो रिसेंटली रिलीज हुई है। हालांकि 2 हफ्ते पुरानी फिल्म है, बट हम लोग इसको आज ले रहे हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है आई थिंक। और भेड़िया जो रिसेंटली रिलीज हुई है इसी फ्राइडे को, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं फिल्म क्रिटिक अवजीत दास पटनायक और एवान पदी, हिमांशु जोशी और मौसम जायसवाल। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कि पहला जो हमारा आज की जो मूवी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है एक फिल्म है सूरज बड़जात्या की, और अगर आप सूरज बड़जात्या की पुरानी फिल्मों को देखोगे तो ऊंचाई उनकी सभी पुरानी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। ये कोई फैमिली ड्रामा या कोई टीयर जर्किंग उस तरह की मूवी नहीं है। हालांकि है इमोशनल क्वोशंट इस मूवी का बहुत ज्यादा है, बट स्टिल ये फिल्म जो है ये उनकी पुरानी सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग हटकर है। और ये एक राजश्री की मूवी कही जा सकती है क्योंकि इसके अंदर किसी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है, किसी तरह का कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको एंजॉय ना कर पाए। तो ऑब्वियसली ये राजश्री का एक ठप्पा इस फिल्म के अंदर जरूर है, लेकिन ये बहुत अलग तरह की फिल्म है। एक काइंड ऑफ एक एडवेंचर फिल्म है। तो कहानी इसकी सिर्फ इतनी है कि ये 4 दोस्त हैं, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, डैनी डेंजेम्पा और बोमन ईरानी। तो ये चारों दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। और उसके बाद ये लोग एक स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि डैनी का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब लोग अलग अलग फील्ड में हैं। अनुपम खेर एक वो हैं, एक बुक स्टोर चलाते हैं। अमिताभ बच्चन एक राइटर हैं, सेलिब्रेटेड राइटर हैं, लेकिन जिस तरह की वो राइटिंग वो करना चाहते हैं या कर सकते हैं उस तरह की राइटिंग वो नहीं करते। ये उनके दोस्त डैनी उनको बार बार बताते भी रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर बोमन ईरानी की बात करें तो वो एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो सेटल हैं, और उनकी वाइफ है नीना गुप्ता। तो इस तरह से। और लास्ट में हम लोग किसकी बात कर रहे थे, तो बोमन ईरानी जो है उसके बारे में बता चुका हूँ। अनुपम खेर जो है वो एक और डैनी डेंजेम्पा जो है वो एक अनमैरिड है, मतलब बाकी सब लोग मैरिड थे या उनकी कुछ फैमिली लाइफ जरूर रही है, लेकिन डैनी की कोई फैमिली लाइफ नहीं दिखाई गई, वो अकेले हैं, सिंगल हैं। और अचानक हम देखते हैं कि डैनी की डेथ हो जाती है, और डैनी की एक इच्छा होती है कि अपने सभी दोस्तों को लेकर वो एवरेस्ट पर जाए। तो ये उन्होंने एक एक्चुअली जो उसका जो एक बेस कैंप है वहां तक की यात्रा अपने दोस्तों के लिए बुक कर रखी होती है। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम उनकी अस्थियां जो हैं वो वहां पे विसर्जित करें जहाँ पे उनकी इच्छा थी जाने की। तो इस तरह से ये जो चारों दोस्त हैं जो अपने अराउंड 65 से ऊपर की एज के होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो उनको एवरेस्ट बेस कैंप तक जाना है। और इस काम में उनकी मदद करती है परिणीति चोपड़ा, जो उनकी कैप्टन होती है उस यात्रा के दौरान। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे चैलेंजेस इन लोगों के लिए आते हैं। और इन सब के दौरान, क्योंकि एक डैनी की एक डायलॉग इसके अंदर होता है कि पहाड़ों के पास सब चीज़ों का जवाब होता है, तो इनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो भी इनकी लाइफ में क्वेश्चंस होते हैं इनको लेकर, उन सब क्वेश्चनों के आंसर इनको धीरे धीरे इस पूरी यात्रा के दौरान मिलते चले जाते हैं। तो बहुत ही प्यारी, मतलब अच्छी तरीके से बनाई गई एक फिल्म है जिसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं अपने लाइफ से। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है, इसके अंदर मुझे एक चीज कमी लगी कि राजश्री फिल्म जब आती है तो उसके अंदर गाने जो हैं बड़े मस्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं उनके गाने, उनकी फिल्मों के हाईलाइट्स होते हैं। यहाँ पे गाने अच्छे जरूर हैं, पर कोई ऐसा गाना नहीं है जो आपको लंबे समय तक याद रहे। मतलब जैसे एक राजश्री मूवी का एक होता है ना कि उनकी मूवीज में जो गाने होते हैं आपको सालों तक याद रहते हैं, लाइक हम आपके हैं है कौन या मैंने प्यार किया, इसके गाने आपको आज भी याद है।
यहाँ पे वो चीज़ नहीं मुझे मिसिंग लगी, बट अदरवाइज जो परफॉर्मेंसेस हैं वो मास्टर क्लास है। मतलब अमिताभ बच्चन तो चलो इनका एक कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स नहीं है, तो बच्चन साहब के लिए थोड़ा सा ये मतलब ज्यादा उनको कुछ दिखाने का मौका इसके अंदर नहीं था, बट जितना था उन्होंने बहुत अच्छे से किया। सबसे जो मुझे लगता है चैलेंजिंग रोल दिया गया है वो अनुपम खेर को दिया गया है, और अनुपम खेर ने बहुत ही कमाल का रोल किया है। डैनी की भूमिका छोटी जरूर है, लेकिन डैनी की प्रेजेंस आपको पूरी फिल्म में नजर आएगी, और वो इस उम्र में भी इतने यंग नजर आते हैं कि कोई जवाब नहीं। बोमन ईरानी की बात करूं तो बोमन ईरानी ने अपने कैरेक्टर को इतने अच्छे से पकड़ा है कि आप देखते रह जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए एक बुजुर्ग आदमी है जो जिसको उठकर चलने में दिक्कत है, तो जब भी आप देखेंगे बोमन कहीं बैठा हुआ है और बैठ के उठ रहा है, तो उनका जो उठने का स्टाइल है, वो जो पैटर्न है, वो आपको सेम नजर आएगा। तो इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने अपने कैरेक्टर को पकड़ा है। एक दृश्य मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अनुपम खेर जो है वो एक बहुत फ्रस्ट्रेट होकर अपनी हवेली से बाहर निकलते हैं और गंगा किनारे आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे अमिताभ बच्चन उनके पास आते हैं और उनको कुछ समझाने लगते हैं। तो अमिताभ क्योंकि एक राइटर है, तो जब वो समझाने लगते हैं तो क्योंकि सबको पता है कि वो बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, तो अनुपम खेर उससे कहता है यार मुझे तेरी ज्ञान नहीं सुनना, तो चुप हो जा। तो अमिताभ क्या करते हैं, वो अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें एक गाना प्ले करते हैं जो डैनी का फेवरेट गाना था, यानी कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है यही है रंग रूप वाला जो गाना है, वो वो प्ले करते हैं। और उस गाने को सुनते सुनते अनुपम खेर की जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके अपने से जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज इस फिल्म के अंदर दिखाई है। ये राशि की फिल्म का एक गाना है, पिया का घर करके एक बहुत पुरानी फिल्म थी, उसका एक गाना था जिसको आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, एलपी का म्यूजिक था और किशोर कुमार ने गाया था इस गाने को। तो मैंने इस फिल्म को देखने के बाद इस गाने को रिपीट मोड पे सुना। अगर मैं जरूर आप लोगों को ही बोलूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद इस गाने को जरूर रीडिस्कवर करें, क्योंकि मैं कहूंगा ये गाना जो है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जिंदगी के बहुत सारे राज इस गाने के अंदर छुपे हुए हैं। और ये गाना अगर आप थोड़ा सा डीपली जाओगे ना, तो इसके अंदर क्या है कि लिरिक्स तो है ही, म्यूजिक भी है, सिंगिंग भी है, सब कुछ A1 है। लेकिन इसकी अरेंजमेंट आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं है। एक चुटकी है, एक विसिल है, एक कोरस है और एक गिटार है। तो बेसिकली ये तीन चार चीजों को मिलाकर इन्होंने एक गाना बनाया है, जो इतने 25-30 सालों के बाद भी आज भी आप सुनेंगे तो आपको एक लाइफ की फिलॉसफी दे जाता है। तो आई थिंक ये मूवी जो है, मैं इसको 4.5 की रेटिंग दूंगा। इट्स अ वंडरफुल मूवी। अगर आपको आज की डेट में किसी थिएटर पे ना मिले तो जब भी OTT पर आए आप इसको जरूर देखें। तो ये मेरा रिव्यू था ऊंचाई के लिए। मैं बढ़ना चाहूंगा इस हफ्ते की सबसे मोस्ट अवेटेड मूवी जो थी वो थी भेड़िया। तो उसकी उसके बारे में हमारे जो रिव्यूअर्स हैं एवान पदी, उन्होंने फिल्म देखी है थिएटर में। दो बातें जानना चाहूंगा एवान। एक तो ये फिल्म जो है ये एक वेयरवुल्फ वगैरह जो एक यूनिवर्स होता है, जो कि हॉलीवुड में काफी चर्चित है। बॉलीवुड में ये पहली बार अटेम्प्ट किया गया है। पहली बार तो नहीं कहूंगा कि जुनून इससे पहले आ चुकी है, लेकिन जो बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई गई थी। आपको लगता है कि ये उस कैटेगरी को और आगे लेके जाएगी? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा, आपने फिल्म थिएटर में देखी है, थिएटर में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? एवान बताएं। थैंक यू सजीव जी सो मच। जी जब मैंने थिएटर में कल ये मूवी देखा तो लोगों का उत्साह देख के मैं हैरान रह गया ऑनेस्टली। ये शो 1 बजे का था और थिएटर पूरा हाउसफुल था। PVR में देखा मैंने। और जब भी भेड़िया निकलता था, मतलब वरुण धवन ट्रांसफॉर्म होते थे भेड़िया भेड़िया को, तो तब लोगों में वो हाउलिंग, लोग हाउलिंग, वो जो करके वो पूरा पीछे से मैं देख रहा था, आवाजें आ रही थी। सो पीपल वर सो एक्साइटेड। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि काफी लोग हंस रहे थे, मतलब हर डायलॉग में दे वर लाफिंग देयर गट्स आउट। क्योंकि इसके कॉमिक कॉमेडी और स्पेशली अभिषेक बैनर्जी का कॉमिक टाइमिंग इतना अच्छा है कि इट इज रियली वर्थ इट। मतलब बहुत मजा आया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सजीव जी की दिस इज फ्रॉम द मेकर्स ऑफ स्त्री। स्त्री को अमर कौशिक ने बनाया था डायरेक्टर, और इसमें भी अमर कौशिक डायरेक्टर हैं और राइटर हैं नीरेन भट्ट। तो इन लोगों का जो जबरदस्त जोड़ी है, along with the star cast comprising वरुण धवन, कृति सनन और अभिषेक बैनर्जी, पालिन, इनका मतलब पूरा तालमेल मस्त है। तो फिल्म में एक भी डल मोमेंट नहीं है। इट इज वेरी एंटरटेनिंग। इट्स ए टोटल हेडी कॉकटेल ऑफ कॉमेडी, थ्रिल
एक्शन एंड इसका जो वीएफएक्स है एंड द सीजीआई क्रिएटेड एनिमेशंस, ये बहुत ही लाजवाब है। ये फिल्म केंद्रित है अरुणाचल के जंगल में। वरुण धवन एक कॉन्ट्रैक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। इनके बॉस होते हैं सौरभ शुक्ला, जो इनको अरुणाचल भेजते हैं एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो कि अरुणाचल में जो डेंस फॉरेस्ट है, जीरो करके वो जगह का नाम है, जीरो, ZIRO। वहां पे जो डेंस फॉरेस्ट है, इसके बीच में वो रोड करेगा, रोड कटेगा और रोड बनाया जाएगा। एंड इट इज मतलब गिवन द नेम ऑफ ए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो विच इज एक्चुअली अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। मतलब जब मूवी का मैसेज ये है कि जब आप कोई प्रकृति का संतुलन को बिगाड़ने जाते हो, तो प्रकृति भी उसके बदला आपसे लेता है। तो वही होता है। तो ये जो भेड़िया है जंगल में, इट इज एक्चुअली ए मिस्टिकल वुल्फ, मतलब या माइथोलॉजिकल वुल्फ आप उसको बोल सकते हैं। ये होता है कि वो जिसको काट लेता है, दैट इंसान बिकम्स ए शेप शिफ्टिंग वुल्फ, मतलब इच्छाधारी भेड़िया बन जाता है। तो वरुण वरुण धवन को एक बार वो भेड़िया काट लेता है, जब ये तीन लोग अपने, वरुण का कजिन होता है JD, जो अभिषेक बनर्जी ने रोल प्ले किया है इसका। एंड JD स्टैंड्स फॉर जनार्दन। जब मैं बोल रहा हूँ जनार्दन, तो आप थोड़ा सोचिए कि जनार्दन का क्या लिंक है स्त्री के साथ। वो भी एक अच्छा ट्विस्ट है फिल्म में, जो कि क्लाइमेक्स में दिखता है आपको। एंड वहां पे पहुंचने के बाद उनका एक दोस्त होता है जोमिन, जो एक, आई थिंक एक नॉर्थ ईस्ट एक्टर है, पालिन, उन्होंने किया है। तो ये तीन लोग दोस्त हो जाते हैं। और ये जब जंगल के बीच में जा रहे होते हैं रात को, तो वरुण, एक गाड़ी खराब हो जाता है, वरुण को ये भेड़िया काट लेता है। तो उसके नेक्स्ट दिन ये लोग लेके जाते हैं एक वेटनरी डॉक्टर, क्योंकि वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, विच इज प्लेड बाय नन अदर देन कृति शनन। तो वो उनको कुछ इंजेक्शन विजेक्शन देती है। बट इवेंचुअली क्या होता है, इनमें सब भेड़िया वाले क्वालिटीज आ जाते हैं। मतलब दूर का साउंड उनको सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है। लोगों को कम सुनाई देता है, इनको ज्यादा सुनाई देता है। एंड इनको मांस का वो जो खुशबू होता है, मरे हुए इन जानवरों की खुशबू, उनको बहुत दूर से ये पता लग जाता है। सो ऑल एनिमल इंस्टिंक्ट्स, प्राइमल इंस्टिंक्ट्स इनमें आ जाते हैं। तो और उसके बाद ये जो जंगल को काटने के क्या बोलते हैं, नेक्सस में जो सब करप्ट लोग हैं, ये एक एक करके मरते जाते हैं। एंड कौन करता है ये भेड़िया करता है। मतलब वरुण धवन जब वो क्रिएचर बन जाते हैं, देन ही अटैक्स। सी एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली वरुण धवन इज, मतलब चाहते हैं कि वो रोड बनाए, प्रकृति का नियम संतुलन बिगाड़े, ओके, इन ए वे, बिकॉज वो तरक्की में विश्वास रखते हैं। बट ऑन द अदर साइड जो भेड़िया उनको काटा होता है, इट इज जस्ट द एंटीथेसिस ऑफ द पर्सन। मतलब ही इज द प्रोटेक्टर, ही टर्न्स आउट टू बी सेवियर इन डिसगाइज। तो मूवी का मेन मैसेजिंग ये है सजीव जी की, जब आप नेचर के अगेंस्ट में कुछ करते हो, तो देन नेचर ऑल्सो अनलिशेस इट्स रैथ। और ये मैसेज को इन लोगों ने काफी अच्छी तरीके से एंगेजिंग नैरेटिव के साथ, कॉमेडी, थ्रिल्स, VFX के साथ बहुत अच्छा दिखा है। एक जगह पे ये जंगल जंगल पता चला है, गाना भी मोगली का लिया गया है, जो कि काफी इंटरटेनिंग है। और डायलॉग्स इसके मतलब बहुत ही क्लेवर विटी वन लाइनर्स हैं सब। इसीलिए शायद सारे लोग हंस रहे थे जोर जोर से जब ये मूवी हम कल देख रहे थे। तो जरूर देखिए अपने फैमिली के साथ, बहुत मजेदार किस्सा है। एंड आई थिंक इसका मतलब सीक्वल तो पक्का बनेगा, बिकॉज इन्होंने एंड में एक स्त्री के साथ इसका लिंकेज भी दिखाया है। तो आई एम प्रेटी होपफुल कि जब जल्द से जल्द, आई थिंक स्त्री ऑलरेडी, स्त्री 2 मतलब सीक्वल ऑफ स्त्री ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। बट कैसे वो नेक्स्ट इसका आगे इस फ्रेंचाइजी को लेंगे, वो देखना है। ओके भाई, थैंक यू तो सर जी। वीएफएक्स इसके अच्छे हैं आई थिंक, अगर आपके हिसाब से। बहुत अच्छे हैं, बहुत गुड। अच्छे हैं। मुझे तो लगा लगा पूरा जैसे हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स में बनता है ना फिल्म, वैसा है। गुड। ओके। आपने देखा होगा जंगल बुक, जो जॉन फेब्रू का था। यस यस। एंड इवन लायन किंग, या। वो भी एक मूवी था, राइट? जिस हाँ। जिस जिसमें जहाँ उस फिल्म के जैसे एनिमेशन थे, इस फिल्म का एनिमेशन वैसे ही है। लगता है कि बहुत
मतलब ऐसा लगता है कि एक्चुअली कुछ हो रहा है, वो भेड़िया फैंटास्टिक। रियल है, हाँ। वो पाइथन जो एक दिखाते हैं उसमें वो रियल है, ऐसा लगता है। इट्स वेरी वेरी गुड, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया वन, थैंक यू सो मच। तो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं, हमारे साथ अभिजीत और मौसम है खाकी का रिव्यू करने के लिए। खाकी जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है, यानी कि नेटफ्लिक्स पे आई है। और ये एक बिहार डायरीज करके एक किताब है, उसके ऊपर बेस है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन, मैंने भी आज ही देखी ये। और लेकिन मैं अभिजीत से सुनना चाहूंगा। अभिजीत आप बताएं आपको कैसी लगी, और मौसम के पास में अभिजीत के बाद आता हूँ। अभिजीत आप बताएं। थैंक यू सो मच सबको। और बहुत अच्छा लगता सुनने में कि बॉलीवुड की तरफ से अच्छे प्रोडक्शंस आ रहे हैं, अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा बोलते थे कि बॉलीवुड विल मेक अ कमबैक। एंड ये सबसे ऊंचाई के बारे में सुन के, भेड़िया के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है। खाकी जो है ये नीरज पांडे जी के प्रोडक्शन हाउस है, तो डेफिनेटली एक मस्ट वॉच कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट गिरता है, मतलब देखने से पहले भी। लेकिन आप जब देखोगे उसको तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको इतना आपका रेस्पेक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है बेस्ड ऑन अमित लोधा। अमित लोधा जो है ये जयपुर के थे, ये आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई किए थे, और इनके पास ना दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज थी। ये कहानी टिपिकली है 1998 से 2005 के बीच, जब इंडिया खुल रहा था, मार्केट्स खुले थे। ये बंदा कुछ भी कर सकता था लाइफ में, आज अमेरिका में सेटल हो सकता था, लेकिन उसने सिविल सर्विसेज चूज किया। और सिविल सर्विसेज में उसने आईपीएस चूज किया, क्योंकि उसको था कि मुझे इंडिया के ग्रास रूट्स में चेंज करना है। और बंदा बिहार ऑप्ट करता है और बिहार आता है। और इस वेब सीरीज में इतनी डिटेलिंग दिखाई गई और इतनी बढ़िया दिखाई गई। वो जब आता है बिहार, उसको जब पहला क्वार्टर मिलता है, वो एक सिंगल हॉस्टल रूम टाइप का है, जिसमें पिछले 3 दिन से बत्ती नहीं है। और बेसिन का जब वो नल खोलता है तो देखता है बेसिन के नीचे पाइप भी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना बहुत जगह दिखाई गई है। और उस बिहार को जब मैं देखूं, वैसा हालांकि मैं तो जमशेदपुर से पला बड़ा हूँ, वो भी बिहार में ही था, लेकिन जब मैं इस बिहार को देखा ना तो मुझे बहुत मतलब मैं अपने फादर की तरफ बहुत थैंकफुल था कि मुझे कभी उस बिहार में जाना नहीं पड़ा, और उन्होंने मुझे वहां से निकाल के एक बेटर शहर जमशेदपुर, जो बहुत बढ़िया शहर है। तो ये फीलिंग्स आपको आती है जब ये सीरीज देखते हो कि इंडिया के कुछ कोने में 20-25 साल पहले क्या हालत थे, और कितनी जोर की क्राइम थी, कितनी लॉलेसनेस थी। कभी कभार गुंडे को दिल किया तो आके गांव के 25 लोगों को रैंडम फायरिंग करके चला जाता था। मतलब वहां आप जीवित रहोगे रात तक, वॉज अ वेरी बिग थिंग। तो उसका जब पोस्टिंग होता है बिहार में, तो उसे कहा जाता है कि बिहार में आपको दो चीज मिल सकता है। अब बिहार का पोस्टिंग बेस्ट होता है, क्योंकि या तो आप बहुत पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, या तो फिर आप पैसा नहीं कमाओगे लेकिन आपको आपको इज्जत और शोहरत बहुत कमाओगे, लेकिन उसमें लाइफ का गारंटेड नहीं है। तो वहां से शुरू होती है। एक मेरा एक कहना है कि हमारा जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, इस फिल्म इंडस्ट्री में अभी तो काफी हीरोज हीरोइंस के स्टार सन स्टार डॉटर्स इस इंडस्ट्री में काफी भरे हुए हैं। इसीलिए शायद हमें बेस्ट ऑफ एक्टर्स या बेस्ट लुकिंग पीपल भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम अभी भी सन्स एंड डॉटर्स में ही हम अटके हैं। लेकिन आप अगर टीवी इंडस्ट्री की तरफ देखोगे, हमारे टीवी इंडस्ट्री के जो बेस्ट लुकिंग स्टार्स हैं, और आप सारी बायसेस हटा दोगे तो आपको लगेगा कि हमारे टीवी इंडस्ट्री के बेस्ट लुकिंग स्टार्स आर एट पार विद हॉलीवुड स्टार्स इन लुक्स एज वेल एज इन परफॉर्मेंसेज ऑल्सो, हीरोज एज वेल एज हीरोइंस। आप अगर करण ठाकर को देखोगे इस सीरीज में, उसने लाजवाब किया। मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ नीरज पांडे को कि उसने नीरज पांडे और डायरेक्टर, आई थिंक कोई धुलिया है डायरेक्टर, उन्होंने तिग्मांशु धुलिया नहीं, कोई दूसरा धुलिया है जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया था करण ठाकर को। इसने टेरिफिक सिलेक्शन किया। इनके लिए बहुत आसान था, किसी भी एक स्टार सन वरुण धवन या किसी को भी लेके सीरीज करता, वो बंदा कर भी लेता, क्योंकि नीरज पांडे प्रोडक्शन पे। लेकिन करण ठाकर ने इतना बढ़िया किया है, उनके लुक्स भी अच्छा लग रहा है, उनका मैनरिज्म वो कैरेक्टर में इतने घुस गए हैं ना कि आप पूरी सीरीज उनकी नजरों से देखते हो। वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, वो कितना कोशिश कर रहा है, उसको कितनी हार मिल रही है। करण ठाकर के अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द कास्ट भी लाजवाब है। अभिमन्यु सिंह को मैंने गुलाल में देखा था, अनुराग कश्यप के गुलाल में, तब से मेरी तमन्ना थी कि ये बंदे को और रोल्स मिले, बहुत बढ़िया रोल्स मिले। अभिमन्यु सिंह भी एक रियल लाइफ रंजन कुमार का रोल करता है, पुलिस इंस्पेक्टर रंजन कुमार का रोल किया, वो भी बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और मजेदार चीज इसमें दिखाया गया कि अमित लोधा जो है, जिनका रोल करण ठाकर ने किया, वो एक्चुअली चेतन भगत का ही बैचमेट है। तो एक जगह पे दिखाता है कि चेतन भगत लाइफ में कहाँ से कहाँ हो गया, और इस बंदे को सस्पेंड कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ही डिड द राइट थिंग। तो ये देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगा। दिस इज डेफिनेटली वर्थ सीइंग।
इसमें एक ही चीज है, बिकॉज ये रियल लाइफ बायोग्राफी है, रियल लाइफ बायोग्राफी में आप ज्यादा मसाला डाल नहीं सकते, तो इसीलिए कुछ कुछ जगह ना पेस स्लो आपको लगेगा डेफिनेटली। जो एक फोन टैपिंग वाला था 2004 में पहली बार इनको पता चला बिहार में कि फोन टैपिंग भी कर सकते हो पुलिस को, वो जो फोन टैपिंग वाला एक एपिसोड, करीब एक एपिसोड पूरा उस पर दिया गया, वो डेफिनेटली स्लो मुझे लगा था। बट उसके अलावा अगर आप उसको इग्नोर करोगे और आप रेस्पेक्ट करोगे कि ये रियल लाइफ स्टोरी है और रियल लाइफ स्ट्रगल्स है, तो आपको बहुत अच्छा लगा। मेरे हिसाब से इसका नाम खाकी के बजाय शायद अग्निपथ होना चाहिए था, क्योंकि वो अमित लोधा जो एसपी है, ही वॉक्ड द रोड ऑफ पाथ ऑफ फायर। तो ये डेफिनेटली मस्ट वॉच है मेरे लिए। 4 आउट ऑफ 5 तो मिनिमम मैं उसको दूंगा। अभी तक मैंने खत्म नहीं किया, लास्ट के 1 डेढ़ एपिसोड है। बाकी मैं मौसम से भी सुनना चाहूंगा, मौसम भी बिहार कनेक्शन है, तो मौसम। थैंक यू यस अभिजीत मौसम। सर। खाकी को लेके मेरी अलग सोच है, क्योंकि मैंने लिखा भी है इस बारे में कि अगर आपकी पैदाइश 90 या 80 के दशक के आसपास की है तो खाकी द बिहार चैप्टर आपको महज एक वेब सीरीज नहीं बल्कि आंखों के सामने चलती हुई एक जीवंत कहानी लगेगी। और अगर आप बिहार या उसके आसपास के राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस दौर को याद करते हुए आप उन वो जो दृश्य चल रहे होते हैं ना स्क्रीन पे, आप उन किरदारों और उन सारे संदर्भों के बीच खुद को पाते हैं। क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है वो पटना के आसपास की है, तो मैं इस सीरीज को देखते हुए उस पूरे दौर को जी रहा था। क्योंकि बहुत मैं जहाँ मेरी जहाँ स्कूलिंग हुई, मेरा जहाँ बचपन बीता, वो इलाका भी जैसा माहौल इस सीरीज में दिखाया गया है उससे मतलब ज्यादा बेहतर नहीं था, कुछ ऐसे ही हालात थे। लेकिन इस सीरीज की अगर बात करें तो कई चीजें मुझे अच्छी लगी और कई चीजें मुझे लगी कि छूट गई है या फिर होती तो और बेटर लगती। सबसे पहले टाइटल की बात करूं तो जो अपराध और राजनीतिक प्रश्रय के बीच में ये जो पुलिस वाले पीसते हैं, तो इन सब को दिखाते हुए बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया गया है, जो कि इस सीरीज का टाइटल है। प्लॉट जो है काफी नया नहीं है, इस प्लॉट पे बहुत सारी सीरीज और बहुत सारी कहानियां पहले भी आ चुकी है, बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनाई है। लेकिन इसकी खास बात ये लग रही है कि जिस हिसाब से जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने इसको जिया है और ये कहानी चलती है स्क्रीन पे, कहीं भी बोरिंग नहीं लगता। हाँ, कुछ जगह पे जैसे अभिजीत सर बता रहे थे कि कुछ जगह पे सीरीज जो है थोड़ी स्लो होती दिखती है, लेकिन आपको कहीं बोझल नहीं लगेगी कि हाँ बंद कर देना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। कुछ डायलॉग्स हैं, काफी कुछ बताया सर ने सीरीज के बारे में, मैं दो तीन चार बातें और इसमें ऐड करूंगा। कुछ डायलॉग्स जो मुझे अच्छे लगे। आप हकीम है सर, आप फाइन तो होंगे ही, आप फाइन नहीं होंगे तो कौन होगा। दूसरा डायलॉग है, जिस दिन मैं छोड़कर हम पर आ जाइएगा 50% बिहारी उसी दिन हो जाइएगा। फिर एक और डायलॉग आता है कि बिहार को बदलना है तो बिहार को समझना पड़ेगा। ईमानदार ऑफिसर सभी को अच्छे लगते हैं पर अपनी सरकार में नहीं। सनटेड ऑफिसर और पुराने अखबार की कतरन एक समान हो जाती है। एक दिन पहले आप सुर्खियों में थे और आज वो बासी खबर हो गए जिसे सब भूल जाना चाहते हैं। ये कुछ डायलॉग्स हैं जो कि मुझे इस सीरीज को देखते हुए काफी अच्छे लगे। हालांकि एक कमी जो मुझे लगी, जो ओटीटी के कंटेंट की यूएसपी भी मुझे लगती है कि आप वहां जो भी कंटेंट देखते हैं उस कंटेंट को देखते हुए आपको कुछ ऐसे वन लाइनर्स मिलते हैं जो सीरीज या उस फिल्म के खत्म होने के बाद आपके साथ आपके घर तक जाते हैं। ऐसे कोई पंच लाइंस मुझे इस सीरीज में नहीं मिले। और दूसरी अच्छी बात इस सीरीज की मुझे ये लगी, जो आजकल ओटीटी पे कंटेंट आ रहा है और खासतौर से क्राइम बेस्ड जो कंटेंट आ रहा है उसमें भर भर के गालियां दी जाती हैं, जबरदस्ती की गालियां। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मिर्जापुर की बात करें या फिर और जो ये यूपी बिहार बेस्ट जितनी भी सीरीज आई है उनमें गालियों की भरमार है। सो ऐसा कुछ होगा जो इसके ट्रेलर को देख के मुझे लग रहा था, लेकिन ये चीज नहीं इस सीरीज में हुई है। और ये मुझे इस सीरीज की सबसे खास बात लगती है। और कहीं ना कहीं यहाँ मुझे उमाशंकर पांडे जो इसके राइटर हैं और जो नीरज पांडे जो डायरेक्टर हैं, उनकी उन मतलब उनके काम की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को साइड रखते हुए भी इतनी अच्छी सीरीज बनाई है, जो कि आजकल एक माना जाता है कि यूथ ऐसी चीजों को बहुत पसंद करता है और अगर आपको यूथ ऑडियंस चाहिए तो आपको गालियों के साथ उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये जो एक सेट था उसको उन्होंने छोड़ मतलब एक तरीके से सिरे से नकार दिया है। एक्टिंग की बात करें तो इस सीरीज में काफी बड़े बड़े चेहरों के ऊपर जो है अभिनय के भरोसेमंद नामों को तवज्जो दिया गया है। और उन्हीं के बदौलत औसत स्क्रीन प्ले भी दर्शकों को आखिर तक बांध के रखती है। अविनाश तिवारी जो कि चंदन महतो के किरदार में एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश की है उन्होंने। च्यवनप्राश साहू जिनका किरदार जतिन सरना ने निभाया है, और अभिमन्यु सिंह जो कि बिहार के ही हैं उन्होंने प्रभावित किया है। रवि किशन और आशुतोष राणा की क्या ही बात की जाए, मतलब ये दोनों अपनी अदाकारी से दिखाते हैं कि क्यों इन्हें ऐसी कहानियों का सरताज माना जाता है या ऐसी कहानियों के लिए
फर्स्ट चॉइस माना जाता है इनको। और लास्ट में यही कहूंगा कि क्यों देखनी चाहिए, तो अगर आप गैंगस्टर ड्रामा और क्राइम थ्रिलर पसंद है आपको, तो बिहार चैप्टर आपके लिए इस हफ्ते की अच्छी खुराक हो सकती है। बस मेरी तरफ से इतना ही सर। थैंक यू मौसम एंड थैंक यू अभिजीत। और ये बिल्कुल, अगर ये सिर्फ गैंगस्टर वालों के लिए नहीं है, अगर आप अच्छी चीज देखना चाहते हैं तो खाकी जो है मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है जो ओटीटी पे आया है। और अगर मतलब बाकी सारी कास्ट अमेजिंग है, इसमें कोई शक नहीं, जिसकी हम तारीफ कर भी चुके हैं। आशुतोष राणा के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि उनको जो कैरेक्टर दिया गया है, उन्होंने किल कर दिया उसको, मतलब बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। मतलब आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये आशुतोष राणा इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, और क्या अमेजिंग एक्टिंग है उसकी। और इनफैक्ट सभी की बहुत शानदार स्क्रीन प्ले लगा मुझे तो। ये म्यूजिक और हर चीज मुझे इस वेब सीरीज की बहुत अच्छी लगी। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट वॉच। तो मुझे लगता है कि आज सजीव सर, एक चीज और इसमें जोड़ूंगा। आई डोंट नो आपने इस चीज को कनेक्ट किया कि नहीं, आशुतोष राणा का जो किरदार है अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला जब केस हुआ था, उसी वक्त एक बड़े आईजी जो हैं, एक बड़े पुलिस अधिकारी रिटायर हुए थे, गुप्तेश्वर पांडे करके ऐसा कुछ नाम था। अच्छा। सो उनके कैरेक्टर से काफी कुछ मुझे बहुत इंस्पायर्ड वो कैरेक्टर लगा, और उनका भी कुछ इसी टाइप का है। मतलब मैं इस सीरीज को देखते हुए मेरे सामने वो सारे किरदार चल रहे थे, क्योंकि अखबारों की सुर्खियों में और टीवी पे बहुत ज्यादा मतलब उन उन किरदारों को उस वक्त देखा जाता था। तो वो सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने चल रहे थे। और एक बात आखिर में मैं यहाँ और ऐड कर दूं कि जो अभिजीत सर ने बताया कि इसका नाम अग्निपथ होना चाहिए, अगर नाम चेंज करना हो तो मैं तो कहूंगा कि इस सीरीज का नाम अनसीन बिहार होना चाहिए, क्योंकि वो बिहार जो लोगों ने देखा नहीं है। और दूसरी चीज कि आज एक इस पे बवाल भी हुआ था, जो इसका एक टाइटल ट्रैक है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये इसको लेके एक बड़ा विरोध हुआ। हमारे एज के लोग या हमारी जनरेशन के लोग कह रहे हैं कि आज वो बिहार वैसा नहीं है। तो सच में एक एक चीज ये भी है कि बहुत सारे लोग जो बिहार को नहीं जानते या बिहार से बाहर रहते हैं, तो वो बिहार को उसी नजरिए से देखना जो इस सीरीज में दिखाया गया है। आज का जो बिहार है वो काफी बदला हुआ बिहार है, ऐसा कुछ भी नहीं है अब वहां पे। या डेफिनेटली है मौसम, वो तो बात सही है। लेकिन ये क्योंकि उस संदर्भ में बताई गई है, तो शायद वो उस तरह से ये गाना लिखा गया है। डॉक्टर सागर ने वो गाना लिखा है। तो ओवरऑल जी मतलब जी। ये एक्चुअली क्या खाकी टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक लॉन्ग रन सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर पुलिस वालों की एक स्ट्रगल दिखाई जाएगी। अभी तो बिहार चैप्टर था ये फर्स्ट सीजन, नेक्स्ट सीजन हो सकता है कहीं और का हो। तो आई थिंक दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टाइटल। तो एनीवे, थैंक यू सो मच अभिजीत एंड हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एवान और मौसम, सभी का धन्यवाद। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड रहा सेकंड सीजन का, फिल्म की बात का। थैंक यू सो मच। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बाय।